नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं आपके साथ नगमा। हमारे देश में हर रोज़ डिजिटल अरेस्ट के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, लेकिन ये आज की दुनिया की हकीकत है। एक चीज़ है डिजिटल अरेस्ट, यानी कि आपको ऑनलाइन अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है और इसी बहाने आपको कई घंटों से लेकर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक एक जगह पर रखा जा सकता है कि आप यहाँ से हिल नहीं सकते। और ऐसा करके लोगों से अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। ये लोगों से ठगी करने का सबसे नया, सबसे एडवांस तरीका बन गया है। तो आज हम लोग यहाँ इसी खेल के बारे में समझेंगे कि जो ठगी है ऑनलाइन दुनिया में, वो कैसे धीरे धीरे और एडवांस्ड हो रही है। लेकिन उससे पहले समझने के लिए आपको दिखाते हैं कि एनिमेशन के जरिए कि क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, कैसे ठगे जाते हैं लोग। हेलो, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ कुरियर कंपनी से। क्या मदद कर सकते हैं आपकी? आपके लिए एक ऑर्डर आया है। पर मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। हो सकता है किसी ने आपको भेजा हो या आप किसी को भेज रही हो। मैंने ना कुछ मंगवाया है और ना ही किसी को कुछ भेजा है। कोरियर में संवेदनशील चीजें हैं। आपका आधार कार्ड वेरीफाई हुआ है? देखिए, मैंने किसी को कुछ नहीं भेजा। मैं फोन रख रही हूँ। हो सकता है आपके आधार कार्ड का किसी ने गलत इस्तेमाल किया हो। अब क्या करना चाहिए? जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना होगा। आपकी सारी जानकारी हमारे पास है। आपका कॉल पुलिस को ट्रांसफर किया जा रहा है। कॉल मत काटना। अच्छा, ठीक है। पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। तुम्हारे कोरियर में ड्रग्स है। हमने इसे पूरी तरह ट्रैक किया है। अब फेस टू फेस बात करनी होगी। सर, मेरा कोई कोरियर नहीं है। मुझे फंसाया जा रहा है। वीडियो कॉल के लिए स्काइप खोलो। कॉल मत रखना। स्काइप ऑन कर लिया सर। अब क्या करूँ? देखो, तुम बहुत बुरा फंसी हो। 15 साल तक की जेल हो सकती है। अगर चाहती हो कि केस यहीं खत्म हो जाए तो जैसा मैं बोलूँ वैसा करो। तुम डिजिटल अरेस्ट में हो। किसी से बात नहीं कर सकती और ना ही फोन रख सकती हो। तो अब इसके आगे क्या होगा? एक बार ये जब आपको बता दिया गया कि अब आप फ़ोन नहीं रख सकते, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, तो लोग आगे क्या करते हैं? घंटों डिजिटल अरेस्ट में रहते हैं और इसे देखकर हम में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मेरे साथ भी हुआ था। और जिन लोगों को ये तजुर्बा नहीं है, उनके लिए ये कार्यक्रम है कि आप देखें, जानें और समझें कि इस तरह के कॉल आ सकते हैं, आपको किस तरह का ट्रॉमा हो सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। यहाँ मेरे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ भी, तो वो अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे। इनमें से कुछ कैसे बचे इससे और कुछ जो फंसे भी, उन्होंने अब क्या सीखा है। तो डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी हैं मेरे साथ, जो टेक और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी। हमारे साथ में और तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, जिसमें अनिल कपूर हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट। पवन दुग्गल हैं, साइबर कानून के मामलों के वकील सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ आमीन मदस्सर हैं, जो संस्थापक और सीईओ हैं सिग्मा के और डिजिटल अरेस्ट से ये पीड़ित रहे हैं। डॉक्टर अरविंद ओटा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं। और मीता वाधवा हैं, जो पीड़ित हैं साइबर फ्रॉड की। मैं सबसे पहले जाना चाहूँगी बेंगलोर से जुड़े हमारे गेस्ट के साथ, आमीन मदस्सर। आमीन जी, आप संस्थापक और सीईओ हैं सिग्मा के। आप के साथ ये जो डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ, वो क्या था? शेयर करिएगा प्लीज। ओके। ये मुझे हुआ था कुछ महीनों पहले। मुझे कॉल आता है फेडेक्स का, ऑटोमेटेड कॉल, और मैं उस ऑटोमेटेड कॉल को सुन के एक नंबर दबाता हूँ। तो एक बंदा मुझे डिटेल्स देता है कि सर, आपका एक कोरियर बॉम्बे से ताइवान जाने का था, वो वापस आ चुका है। और फिर फर्दर वो कहता है कि देखिए, हमें इसमें खबर मिली है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल्स हैं, कपड़े हैं, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो MDMA पाया गया है 200 ग्राम। और उसने पूछा कि MDMA आपको पता है क्या है? मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि MDMA क्या है, तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है। तो फिर उसने कहा कि सर देखिए, आपने आपका आधार कार्ड किसी को दिया था क्या? और क्या आपने रिसेंटली मुंबई को ट्रैवल किया था? तो हुआ ये था कि कोइंसिडेंटली 1 वीक पहले मैं मुंबई गया था बैंगलोर से, और मैंने मेरे दोस्त को आधार भेजा भी था। तो दीज टू थिंग्स ऐसे हो गए कि यार, ये तो सच में कुछ गलत हुआ है मेरे साथ। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर में उसने मुझे कन्विंस किया कि देखिए, अभी आपके ऊपर केस होगा, आप अरेस्ट हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपका कॉल ट्रांसफ़र करूंगा मुंबई साइबर क्राइम को। तो अगेन ऑटोमेटेड कॉल गया, पता नहीं एक और बंदा उठाया, बोला कि मैं गायकवाड़े बोल रहा हूँ।
तो मैंने बिल्कुल एक इनोसेंट की तरह कहा कि सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलिए आप अभी कॉल कट कीजिए, आप स्काइप पे आइए। सो दैट वाज ए रेड सिग्नल विच आई डिडंट गेट इट। तो स्काइप पे मेरे को बुलाया, मैं स्काइप पे गया। एक्चुअली उनको मेरे साथ फ्रॉड करना आसान था बिकॉज आई वाज वेरी वेरी टेक सेवी, क्योंकि मुझे मालूम था कि कैसे आप फटफट आप कर सकते हैं। तो मैं स्काइप पे गया और उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस सर्च करो। तो मुंबई पुलिस सर्च किया तो मेरे को 10 आईडीज मिले। मैं बोला कि कौन सा वाला आईडी? टिल देन आई वाज स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। तो मैंने वो जो आईडी बोला उस पर गया, फिर मेरा वीडियो ऑन हुआ, मैं आगे वाले बंदे को नहीं देखा और उन्होंने कहा अमीन जी अभी आप अपना पूरा बयान देंगे और बयान देने के बाद हम लोग जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने जो कहना था कह दिया। फिर मुझे आता है एक पीडीएफ जी विथ फेक सीबीआई लोगो और उसमें कहा जाता है कि यू आर राइट नाउ अंडर नेशनल सिक्योरिटी, यू शुड नॉट टॉक टू एनीबडी टिल वी से यू कांट लीव द कंट्री वगैरह वगैरह। इस बीच में वो आदमी ऐसे उलझाता है बातों में कि यू नो द वे दे टॉक, उनके जो बातें थी प्रोफेशनल। फिर तो क्या आपको होता है कहीं पे कि भी शक नहीं हुआ कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है? इतने मुझे प्रोफेशनल इस थे वो। वक्त तक भी शक नहीं हुआ बिकॉज बीच में उन्होंने क्या किया जो एक हाँ, तो ये बात यहाँ तक हुई। उसके बाद उन्होंने एक वायरलेस कॉल किया। मतलब अगेन ये पूरी एक्टिंग है, मतलब जी। इतनी जबरदस्त एक्टिंग मैंने जिंदगी कभी नहीं देखी है। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने कहा कि ओके ऑन तब तक ही हैड माई आधार नंबर, ही कुड एलिसिट माई आधार नंबर। तो मैंने आधार नंबर दे दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि आधार नंबर 2634 ब्ला ब्ला ब्ला। देन वापस रिप्लाई आता है कि ये आधार तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में बहुत मल्टीपल बन चुके हैं। और फिर ये लाते हैं एक बहुत बड़े पॉपुलर महाराष्ट्र के मिनिस्टर को, जिसको हाल ही में गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था। कहते हैं कि देखिए ये बंदा जो है पकड़ा गया है मनी लॉन्ड्रिंग में, और आपका आधार जो है सिर्फ पार्सल के लिए नहीं बल्कि टू ओपन फर्जी अकाउंट भी ओपन किया गया था। तो नाउ दे से कि हमें चेक करना है कि आप के अकाउंट पे जो आपका बेसिक अकाउंट है उस अकाउंट पे क्या इन 200 अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है। फिर आता है एक और पीडीएफ फ्रॉम द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ सीबीआई, और उसमें जो मुझे पकड़ना चाहिए था वो ये था कि वो उस पीडीएफ में रेड और ब्लैक यूज किया गया था। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में रेड और ब्लैक यूज नहीं होता है। तो वो लोग जो है लेकिन इतनी जानकारी सब लोगों को तो होती नहीं है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है नहीं होता, क्योंकि आपको भी ये भूल हो गई। जब आगे कंप्लीट करें फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊंगी। आई जस्ट कंप्लीट इन अ मिनट। तो हुआ क्या कि उसने पूछा कि आप ही कितने अकाउंट हैं, और मैंने मेरा अकाउंट, मेरी कंपनी का, सबका, और पूरा मिला के अमाउंट था लगभग 12 लाख उस वक्त मेरे पास। तो एक पीडीएफ आता है जिसमें वो लिखते हैं कि अभी 88% अमाउंट जितना भी आपके बैंक में है उसको आपको ट्रांसफर करना है ऑनलाइन, ताकि हम वेरीफाई करें कि आपके अकाउंट और उस अकाउंट के बीच में कुछ नहीं है, एंड दे विल इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर। बात यहाँ तक ठीक थी। तो मैंने भी क्या किए, सारे पैसे इकट्ठे कर लिए अपने पर्सनल अकाउंट में, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग में करता हूँ, प्राइवेट बैंक में। अब ये हुआ कि उसने कहा आप अपना पेमेंट ऐप ओपन कीजिए, मतलब मेरा आई मोबाइल ऐप था आईसीआईसीआई बैंक का, और उसने कहा अब ऐड पेई में जाइए और टाइप कीजिए दीपक। अच्छा। दैट वाज द रेड अलर्ट। मैंने कहा कि भाई देखो मैं जीएसटी भरता हूँ हर महीना, मैं जाके ऑनलाइन भरता हूँ, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, तो ये जो है दिस इज इम्पॉसिबल। तो फॉर अ मिनट मैं स्टन हो गया, मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो इमोशनल वो जो था ना, इमोशनली ड्रेन करना, दे आर लाइक ऑफिसर ये बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसको अभी पुलिस भेजो। आई सेड आई विल नॉट गिव 1 रुपी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि आप कौन है, आप अपना वीडियो ऑन करो। ही डिडंट ऑन। सेकंड, मैंने, क्योंकि मैं लैपटॉप में था, बिल्कुल इसी तरह मैं लैपटॉप में था, मैंने फौरन जाके गूगल में टाइप किया फेडेक्स स्कैम। तो लकीली उस वक्त बेंगलोर के एक डीसीपी थे जिन्होंने इस स्कैम को एक्सपोज किया था, एंड ही हैड रिटन आर्टिकल। तो जब मैं आर्टिकल पढ़ा, मुझे तो बिल्कुल मेरी कहानी आर्टिकल में लगी कि भाई यही हो रहा है मेरे साथ, और ये सिमिलर कहानी सबके साथ हो रही है। अच्छी बात ये है कि आप वक्त पर समझ गए और बच गए, पर ऐसी सिचुएशन में सबके लिए समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको बिल्कुल वो घेर लेते हैं। मीता जी, आपको आवाज आ रही है? जी नमस्कार, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार मीता जी, आपके साथ किस किस्म का साइबर फ्रॉड हुआ था? आज हम यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम तरह के साइबर फ्रॉड भी होते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस साझा करें। क्या नुकसान हुआ आपको, हुआ क्या था? मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, तो हम लोग ने एक लोन उठाया था 45 लाख का आईसीआईसीआई से।
मैं स्पेसिफिकली नाम लेना चाहती हूँ ताकि जो भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं वो पता रहे कि कौन कौन हो सकता है। तो ICICI से जब हमने लोन उठाया 45 लाख का, उसके बारे में हमें फ्राइडे को आया सैंक्शन, और हमने कुछ 6 लाख के पेमेंट्स कर दिए थे और बाकी पेमेंट हमें मंडे को करने थे। जो उस अकाउंट से जो फ़ोन कनेक्टेड था वो BSNL का था। सडनली सैटरडे को BSNL का फ़ोन काम नहीं कर रहा था, तो हमें लगा कई बार नेटवर्क के कारण काम नहीं करता है, एंड वो 2 दिन तक काम नहीं करा। मंडे को हमारे पास ऑफिस HDFC से फ़ोन आता है कि आपके अकाउंट से पूरे के पूरे बचे हुए 40 लाख रुपीस जा चुके हैं जी। और ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा शॉकर था, क्योंकि 2 दिन तक हम बिना फ़ोन के थे। हमसे ये गलती हुई कि हमने रिपोर्ट नहीं किया, पर ये बहुत आम बात है नेटवर्क नहीं मिलना, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो किसी ने, मैं भोपाल शहर से बोल रही हूँ, किसी ने इंदौर से हमारे हस्बैंड के नाम से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमारे सिग्नेचर करके सिम इशू किया BSNL का। उसके तहत उन्होंने बैंक में कॉल किया, जो कि HDFC बैंक है, जिसने उसको सारा इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारा अकाउंट कस्टमर ID क्या है और सारे डिटेल्स फ़ोन पे मिले। उसके तहत वो सारे जो ICICI से जो लोन मिला था, जो HDFC के हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, वहाँ से एवरी पेनी वाज डेबिटेड इन अ मैटर ऑफ 1 डे। 9 लाख और हमें पता भी नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा जो मतलब फॉल्ट था वो हमारे हिसाब से BSNL था, क्योंकि सिम इशू हो गया है बिना हमारी जानकारी के। जी। उसके बाद कॉल हुआ है, HDFC ने सारे डिटेल्स दे दिए। सो एट द एंड ऑफ द डे वी वर डाउन विद ऑलमोस्ट 45 लाख रुपीस। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी कि ये इस तरह का जब फ्रॉड होता है तो उससे कैसे बचें। डिजिटल अरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से लोग डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं और वो होता क्या है, ये समझूंगी। लेकिन पहले हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है। आप अपना नाम बताएंगी और आपके साथ ये डिजिटल अरेस्ट शब्द आपको पता था क्या पहले, आपके साथ ये हुआ उसके पहले आपको जानकारी थी? नो मैम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मैं उस चीज़ से अवेयर नहीं थी, बट मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था कि ये चीज़ होती है, बट मेरे को नहीं पता था कि ये चीज़ मेरे साथ हो जाएगा। तो हुआ क्या था, आप माइक लेके बताएं। ओके। हाँ। सो बेसिकली मेरा नाम सोनी है और ये चीज़ मेरे साथ हाल फिलहाल में ही हुआ है, जबकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज थी बट इतना नहीं पता डीपली। तो जैसे कि हम ऑनलाइन स्टफ बहुत ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत कम कंज्यूम टाइम, हम जल्दी से ऑर्डर कर देंगे और हमारे घर में आ जाएगा। तो मेरे को भी ऐसी वेबसाइट दिखी थी जिसमें बहुत रीजनेबल प्राइस में क्लोथिंग ब्रांड था, मैंने ऑर्डर कर दिया था। बट मुझे एक बार हुआ था कि कैश ऑन डिलीवरी करना था, बट मैंने ऑनलाइन कर दिया था पेमेंट, जो कि मेरे पास था नहीं। तो मैंने उसको भी कैश ऑन डिलीवरी करा, बट वो हुआ नहीं। तो मुझे फिर मैसेज आता है उस वेबसाइट से कि ना आप ना कैश ऑन डिलीवरी ना करके आप इसको ऑनलाइन कर दीजिए, आपके पास वो स्टफ़ आ जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर विद इन 1 दिन बाद मैंने वो चीज़ देखा कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे पहुँचा है, तो मुझे उस वेबसाइट का ना उसका नाम दिखा ना कुछ दिखा। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है और उस चीज़ से मुझे ये ट्रॉमा ये हुआ है कि मैं जब भी कुछ ऑनलाइन स्टफ करती हूँ मुझे एक फोबिया हो जाता है कि क्या पता ये जो चीज़ तो मेरे साथ आपको आपका सामान जो आपने ऑर्डर किया था वो नहीं मिला आपको, वो सब जो मेरी पेमेंट थी कुछ अराउंड 2K वो चली गई थी और नहीं मेरे को वो चीज़ मिली और नहीं तो कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज नहीं थी, लेकिन एक फ्रॉड हुआ था। हाँ, आपके साथ। फ्रॉड हुआ था। ठीक है। डॉक्टर अरविंद ओटा मनोवैज्ञानिक हमारे साथ हैं, उनसे मैं समझूंगी कि किसी भी इंसान की जो उस वक्त मनस्थिति होती है वो क्या होती है। पर सबसे पहले मैं सुरभि में आपसे पूछूं कि जैसा इनके साथ हुआ, जो तमाम जानकार हैं समझ रहे हैं वो भी इतनी देर तक ट्रैप हो सकते हैं। अब एक बार फिर आप बता दें लोगों को कि ये डिजिटल अरेस्ट का जो नया तरीका है वो क्या है। अब तक जिन लोगों ने कहानी सुनी वो समझ गए होंगे कि कैसे पूरा नकली पुलिस स्टेशन और CBI और तमाम चीज़ सेटअप की जाती है जो असली लगती है, और फिर ऐसे लोगों अच्छे लोगों से, हाल में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम आया था जिनसे भी पैसे ठगे गए और वो उनसे रिकवर भी काफ़ी हुआ। नगमा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले तो NDTV को बहुत मुबारकबाद कि आपने ये मुहिम चलाई। मेरे लिए बहुत भयावह स्थिति है, मेरे खुद एजिंग पेरेंट्स हैं। आप सोचते हैं कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सब कुछ अपनी सारी गतिविधियां रोज़मर्रा की ऑनलाइन कर रहे हैं। जो छूट रहे हैं वो हैं हमारे बुढ़े माँ बाप या रूरल जनता या इवन अर्बन जनता। आप आज ही हमने फ्लोर पे देखा कि बहुत अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड्स की बात हुई। डिजिटल अरेस्ट को हमें ये समझना पड़ेगा कि कोविड के दौरान बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया, पर अभी तक हमारे न्यायालयिक
और हमारी लॉ एंड ऑर्डर परिस्थितियां, जहां अरेस्ट की बात हो या स्कैम्स हो, वो कुछ भी प्रणाली ऑनलाइन नहीं हुई है। तो हमें ये समझना है कि कोई तो भी सबसे जरूरी ये समझना है कि कोई भी आपको ऑनलाइन अरेस्ट नहीं कर सकता है। 100%। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, और इसको हम जितनी बार अंडरलाइन करके बड़े बड़े शब्दों में जिस भी माध्यम से अपनी सारे संपूर्ण भारतवर्ष तक ये संदेश पहुंचा सकें कि कोई भी आपको डराए या धमकाए। सबसे बड़ा स्कैम ये होता है, वो कहते हैं आज रात को ये आपकी बिजली काट देंगे, या अभी इसी वक्त। फ्रॉडस्टर्स हमेशा आपके मस्तिष्क के साथ आपको भय की स्थिति में लाकर कि कुछ छूट जाएगा या आपके साथ कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। ये भी कहते हैं कि अभी अभी आपका फोन कट जाएगा इसी वक्त, अगर आप ये नहीं करिएगा तो आपने सुना जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने कहा 2 दिन तक आपका फोन ही बंद कर दिया। ये फिशिंग, स्मूशिंग, QR कोड तक उन्होंने नकली बना दिए कि बिल्कुल असली जैसा लगेगा। तो ये पुलिस थाना कैसे असली लगता है? विक्रम सिंह जी, मैं एक मिनट विक्रम सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व करना चाहती हूं। अपनी यह छोटी सी बात हमें समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जिस तरह आप जूम कॉल पे अपना बैकग्राउंड बदल सकते हैं, आप सब कुछ नकली बना सकते हैं। बुरा से बुरा आपके साथ क्या होगा कि पुलिस घर पे आ जाएगी, आपको बात करने का मौका मिलेगा। आपको उससे नहीं डरना क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है। आपका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स होना चाहिए, आप फोन काट दें और उसको 1930 पे रिपोर्ट करें। ठीक है, 1930 वो नंबर है जहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई है कि कोई आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेगा। विक्रम सिंह जी, ये जो पूरा ड्रामा एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं ये लोग, और पुलिस स्टेशन और CBI सभी को फेक कर ले रहे हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इसमें पुलिस का भी क्या रोल हो सकता है जागरूकता फैलाने के लिए? और शिक्षा का है रोल, और बिल्कुल डिजिटल रूप से अशिक्षित होना आत्मघाती होगा। जैसा कि डॉक्टर सुभी चतुर्वेदी ने कहा, सबसे पहले, अब मैं तो शिष्टाचार पूर्वक बात करूंगा इसलिए बड़े ही परिमार्जित शब्दों में कहूंगा, आप फोन काट दें। मेरे पास भी ऐसे कॉल आए थे और मैंने जो कहा एक सभ्य समाज में वो मैं कह नहीं सकता हूं। मेरे पास उसके बाद दोबारा कॉल नहीं आए, उसके बाद कॉल नहीं आए, होशियार को इशारा काफी है जी। लेकिन हर आदमी समझता है भयाक्रांत, सबसे पहले भयाक्रांत। तो सबसे पहले वो डराते हैं, सबसे पहले डराते हैं कि फेडेक्स, अब जैसे फेडेक्स है, आपके पहले SMS आएगा, SMS के बाद आप कहेंगे कॉल आएगा, कॉल आने के बाद कहेंगे कि उसमें ड्रग्स हैं, फिर एक दूसरा अगर होगा, दूसरा आपके बेटे को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से ड्रग्स है और उनका हम कर रहे हैं कि कम से कम इतने लाख रुपए, तो आप ऐसा कीजिए कि आप भी सूली पे चढ़ जाइए, उसको भी सूली पे चढ़ा दीजिए, उसके बाद फोन कट जाएगा, वो दोबारा नहीं करेगा, वो भयाक्रांत करेंगे। ये अंधेरे में तीर चलाना, ये उम्मीद है कि एक कोई ना कोई लड़का तो होगा ही, लड़का होगा अगर पकड़ लिया है। अब उसके बाद दूसरा एक स्कैम जो आता है, ये तो हुआ आपका डिजिटल अरेस्ट। दुख इस बात का है कि पढ़े लिखे प्रोफेसर्स ऑफ मेडिसिन, टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स और जिन लोगों ने करोड़ों खोए हैं शर्मिंदगी की वजह से, वो FIR नहीं लिखा रहे हैं। किसको कहा FIR शायद इसलिए भी नहीं लिखा रहे हैं, आप दोनों लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगी क्योंकि बहुत कम जगह पे कंप्लेन करने से साइबर फ्रॉड्स के पैसे वापस मिलते हैं। क्या कानून है इसके लिए? अगर किसी के साथ ये हो गया तो हम आगे क्या करते हैं? क्या मिलता है, रिकवरी होती है? पहली बात तो भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ है। तो देखिए, इसको बार बार दोहराना है कि डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं, क्योंकि आज हम ये शो कर रहे हैं, मैं एक बार दर्शकों को फिर से बता दूं, फिर कंटिन्यू करेंगे कि खास फोकस डिजिटल अरेस्ट पर है क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारे मामले आए डिजिटल अरेस्ट के, जहां पर लोगों को घंटों और कई बार एक एक दिन ये बंद करके रखा गया है कि आप कहीं फ़ोन नहीं कर सकते, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप डिजिटली अरेस्टेड हैं और आप मूव नहीं कर सकते। तो ये समझना कितना ज़रूरी है कि ऐसा अगर किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, लॉकअप नहीं कर सकता डिजिटली। सरकार की कोई एजेंसी के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको विवश कर सकती है कि आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहिए। अगर उन्हें कुछ करना है तो वो अदालत से वारंट लेकर आएंगे, कानूनी प्रकरण को फॉलो करेंगे। लेकिन एक बात हम भूल गए, कोविड-19 के दरमियान डर और पैनिक दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आजीवन हमारे पास अब आ चुके हैं, हम इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक इसी डर और इसी पैनिक को वेपनाइज के तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और लोग तो डर ही जाते हैं। एक बार डर जाएं, मुझे आपने एक जाल फेंकना, जाल फेंकने में जो फंस गया, जो डर गया, वो आपका शिकार बन गया। तो मुझे लगना है, समझना इस बात को है कि साहब मुझे कोई डरना नहीं है। पहले तो कोई भी अनजान नंबर से कॉल लेनी ही नहीं है। वो हमारे यहाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, फोमो, कि सब कुछ मिस आउट हो जाएगा। सॉरी, मिस आउट होने दीजिए। तो आप देख रहे हैं, हम लोग जारी रखेंगे ये कार्यक्रम, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
अनिल जी आप बताएंगे कि आजकल मैं देख रही हूँ कि एक बदलाव कि टेलीफोन कंपनियां अलर्ट करने लगी हैं इनके पास कि ये स्पैम है, सस्पेक्टेड स्पैम कॉल्स वगैरह का जो एक मैसेज आना शुरू हो गया है, पर उसका ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होता है। एक्चुअल में मैंने देखा है, एक्सपीरियंस है कि कंप्लेंट्स होती हैं। मेरे को कोई कॉल आया, मैंने कंप्लेंट किया, संचार साथी है जो डीओटी का एक वेबसाइट है उसमें कंप्लेंट किया, और उस कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने 3 दिन में कंप्लेंट कर दिया तो इमीडिएटली एक्शन हो जाता है। ज़्यादा ज़्यादा उस टेलीफोन कट जाता है, वो आदमी जाके दूसरा टेलीफोन उठा के ले आता है, सिम दूसरा ले आता है जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप बिल्कुल उसको कंट्रोल करने के लिए, और जब उस आदमी को प्रॉपर सज़ा नहीं है। आज की डेट में कोई कानून में ये वो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जुर्माने की बात भी हुई बहुत है, कम कर दिया है। अभी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, गवर्नमेंट का प्लान है। ये सस्पेक्टेड स्पैम लिखने से कुछ इसमें कमी आई है कि लोग देखते हैं कि स्पैम है तो ना उठाएं, बल्कि फेडेक्स के नाम से भी मैं अब देख रही हूँ कि कंपनियां मैसेजेस भेज रही हैं कि ये फ्रॉड, ब्लू डॉट फ्रॉड हो सकता है, आप इसको ना करें। तो कम से कम कुछ आपको सावधान कर रहे हैं, इससे आपको कोई लगता है कोई फर्क पड़ता है? क्या ज़रूरत है करने की? इसका ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एंड ट्रेसेबिलिटी। किस आदमी ने क्या कॉल किया है वो है कुछ उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कम नहीं होगा। आप देखेंगे कि यूएस में कोई फ्रॉड होता है, उसका लिंक कहाँ मिलता है? इंडिया में मिलता है, कॉल सेंटर्स में मिलता है। क्यों मिलता है? क्यों यहाँ कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। नहीं, कई ऐसे कॉल्स आते रहते हैं जो कभी कहीं नंबर में आता है टर्की से आ रहा है या किसी और दूसरे देश से आ रहा है, इस तरह। तो कुछ नंबर्स भी ऐसे हैं क्या जिनको पहचाने कि अगर इन देशों से फ़ोन आ रहा तो फ्रॉड हो सकता है? +91 से ही अटेंड कीजिए कॉल, और जो बाहर से कॉल आता है +91 के अलावा +33 +30 ये सब। उसके बावजूद भी कई लोग ना वो ऐसा सर्वर्स यूज़ करते हैं जिसमें +91 भी आ जाता है। आपको केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। जो भी अटेंड कर रहा है कॉल को या SMS को पढ़ रहा है या इंटरनेट में, मेरे को 3 दिन पहले एक ईमेल आया कि आप पॉर्न साइट्स देखते हैं और आप ये वो मेरे मेल से मेरे को मेल कर रहा है। अच्छा। आपका मैंने मेल आपने हैक कर दिया और मैंने उस एम्फेसाइज कर रहा है आपको, आपके मेल से आया है, उसका एविडेंस दे रहा है वो कि आपके मेल से मैंने आप ही को किया है, इसका मतलब मैंने आपका हैक कर लिया है। जी जी। और हैक कर लिया है तो आप ये पेमेंट मेरे को इस लिंक पे कर दीजिए इतना। अच्छा। मुझे तो पता है मैंने कुछ इस तरह से किया तो नहीं। ब्लैकमेल के लिए कॉल कर रहे हैं। तो वो आप अलर्ट रहिए कि आपके अगर आपके ईमेल से भी आपको मेल आता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग इस तरह से करते हैं डराने के लिए आपको। नगमा, 2-3 बातें मैं जोड़ना चाहूँगी बिफोर डिजिटल अरेस्ट से आगे बढ़ने से पहले। पवन जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करी, जो शर्म, और अगर आपके घर में चोरी होती है आप इमिडिएटली पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन करेंगे। जैसे ही आपकी लीक होती है, हैक होता है, चाहे वो बिजनेस हो, इंडिया आज के डेट में सबसे ज़्यादा हैक्ड, और स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स हैकिंग कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पूंजी है। डिजिटल अरेस्ट में स्पेशली जब विमेन आर इन्वॉल्व, हमने देखा है कि उन्होंने 3 दिनों तक अरेस्ट करके रखा है। आप नहाएंगी, सोएंगी, कपड़े भी बदलेंगी तो ऑन कैमरा करेंगी। उसके बाद द मोमेंट आपके पर्सनल प्राइवेट इमेजेस जाते हैं, आप एक बहुत अलग तरह की भयावह स्थिति में चले जाते हैं। वापस ये समझने की आवश्यकता है, पहले वो फ़ोन करते हैं, फिर वो आपको कोरियर बोलते हैं, फिर ईडी, सीबीआई, किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन, उन्होंने व्हाट्सएप पे डिस्प्ले पिक्चर्स लगा रखे हैं जो वाकई एक जाने माने पुलिस अफसर भी हो सकते हैं, चाहे वो जितना भी जेन्युइन आपको स्थिति में लगे। पहले जैसे सर ने बात करी, अगर ईमेल भी हैक होता है, आप अपने रेगुलरली पासवर्ड्स अपडेट करेंगे। बहुत ऐसी साइट्स हैं जो आपका डेटा आज कर इकट्ठे कर रही हैं। जब आप कहीं आधार कार्ड देते हैं या पैन कार्ड देते हैं, सिम कार्ड के लिए, किसी भी जगह आप उस पर नीचे साफ स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे, मैं सिर्फ इसी काम के लिए अपना ये कॉपी दे रही हूँ। उसके बावजूद भी आपको किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं आना है। ये हम सबका कलेक्टिव दायित्व है। एज कॉर्पोरेट्स हम अपना ग्लांस का फोन यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं साइबर फॉर यूथ, साइबर अवेयरनेस। आप डेटा सिक्योरिटी काउंसिल, I4C, जो इंडिया की एजेंसीज हैं, उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाई हैं जहां आप रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जो आपको सस्पिशियस वेबसाइट्स लगेंगी वहां से आप हट जाएंगे। जब आप वेबसाइट, आपको रोक रही हूँ, बात ये कि इतनी तमाम चीजें क्या सब लोग कर सकते हैं? क्योंकि
इतना सब कुछ आप टेक्नोलॉजी, आप इसकी एक्सपर्ट है, तो ये बोल रही हैं, इसमें से आधी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत सिंपल प्लेन समझना चाहती हूँ। जो एक बात है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो अगर आपको कोई कह रहा डिजिटल अरेस्ट तो वो नहीं होगा। आपको कोई भी 2 दिन 3 दिन तक कैमरे के ऊपर रहने को मजबूर नहीं कर सकता है। किसी भी कुरियर कंपनी से फ़ोन करके आपको डराने की कोशिश होती है कि आपके पैकेट में ड्रग पाया गया है, तो आप उसे घबराएं नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके कानून क्या हैं और ये नया तरीका निकल गया है। पवन दुग्गल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इससे कि इसमें हम लोग आगे करें क्या जब ऐसा होता है? क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं, पूरा रैकेट है, उनको सज़ा तो नहीं हो पाती होगी, क्या जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं उन तक पहुँच पाती है पुलिस? आज अगर हम कानून पर दृष्टि डालें तो भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो हमारे लिए टॉपिकल हो जाता है, लेकिन वो इस प्रकार के प्रकरण को पूरी तरीके से अनदेखा रख देता है, बिकॉज साइलेंट है। ये इमर्जिंग नया प्रकार का साइबर क्राइम है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सिस्टम का यहाँ फेलियर है। देखिए, कॉल अल्टीमेटली एक नेटवर्क पर आती है, आपको एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से आती है। आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का केस का पेज कस देंगे और उसका दायित्व बना देंगे कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नहीं करेगा। वैसे भी आईटी रूल्स 2021 कहते हैं कि अगर आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं तब आपका दायित्व है कि आप न केवल अपने उपभोक्ताओं को बताएंगे कि कानून का उल्लंघन ना करें, बल्कि साथ ही साथ रीजनेबल कदम भी उठाएंगे ताकि वो कानून का उल्लंघन ना करें। टेलीकॉम कंपनियों को भी किसी तरह का भी रेगुलेशन है नहीं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में खबर आई थी कि टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि जुर्माना देना होगा अगर वो स्पैम कॉल्स रोके नहीं, बट ये सख्ती नहीं है, कड़ाई, तो कागजी कार्रवाइयां हैं, कागजी घोड़े हैं, ये चलते नहीं हैं। और दूसरी बात, अब एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो गई है। संसद ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून पारित कर दिया है। जब वो लागू हो जाएगा तब आप पर अगर डिजिटल अरेस्ट होगा तो आप शिकायत करेंगे और 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान उस नए कानून में डाल दिया गया है। किस पर होगा? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेवारी थी। तो ये जो अभी इतना हो रहा है, ये टेलीकॉम सर्विसेज की लापरवाही की वजह से पूरी हो रहा तरीके से पूरा जो ढीलम ढाल है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की नेग्लिजेंस की वजह से वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रेवेन्यू आ रहा है। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि उपभोक्ता अल्टीमेटली कितने पैसे गंवा रहे हैं। मेरे पास केसेस आते हैं जहाँ पे लोग 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए तक इस तरह दे चुके हैं और बाद में आभास होता है कि साहब मैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ गया हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लाने पड़ेंगे। आईटी एक्ट, खासतौर पर सेक्शन 87 आईटी एक्ट में नए प्रावधान और रूल्स लाने पड़ेंगे ताकि डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में आपको इफेक्टिव रेमेडी मिल सके। और अल्टीमेटली जो आप I4C कह रहे हैं, जो आप 1930 कह रहे हैं, बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें समझना होगा कि 1930 केवल एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर है। इसमें एफआईआर नहीं होती। फोन करने से होता क्या है? उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ रिपोर्ट होता है। 100 केसेस दर्ज होते हैं, 100 केसेस रिपोर्ट होते हैं, उसमें से लेस देन 5 केसेस में एफआईआर दर्ज होती है और उसमें लेस देन 1 केस में कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई। ये भी बताया जाता है कि कुछ गोल्डन आवर होता है अगर आपके पास कोई साइबर फ्रॉड हुआ, कितने घंटों के अंदर में शिकायत करनी होती है? देखिए, शिकायत आपको जितनी जल्दी आप कर सकें उतना करें, क्योंकि 1930 का जो डायरेक्ट टाई अप है वो बैंक्स के साथ है। वो देख लेंगे अगर आपने शिकायत करी कि साहब ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है, वो तुरंत बैंक के साथ चेक करेंगे क्या बैंकिंग चैनल में आपका पैसा भी है या नहीं। अगर है तो उसे तुरंत वहाँ पर सस्पेंड कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे, तो पैसा जाएगा नहीं, अल्टीमेटली आ जाएगा। लेकिन अगर आप देरी कर गए, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कर गए, तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल ने निकाल देना है। हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पे कितने ज़्यादा मतलब लोग कॉल कर सकते हैं, कितनी इफेक्टिव है? एक कॉलर हमारे साथ हैं जिनके पास एक सवाल या एक कोई उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। रितेश आर्या, बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी मैम, हमारे पास भी एक कॉल आया था और पहले तो कोरियर आया, हमने कहा हमने लेने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने कॉल किया, कॉल पे जैसे व्हाट्सएप कॉल था, उन्होंने कहा कि आपने पैकेट नहीं लिया लेकिन आपने ड्रग्स मंगाया था। हमने कहा सर हमने कोई ऑर्डर नहीं किया था। कहा नहीं आपने नहीं लिया लेकिन उसमें था, आपके नाम से था। हमने कहा सर हमने जब ऑर्डर नहीं किया तो वो हम कैसे ले सकते हैं ना, तो हमारे पास अगर आपके पास कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट हो तो आप बताइए। कह नहीं आपने ऑर्डर किया था, आपने उसमें ड्रग्स मंगाया था बाहर से, और वो जो व्हाट्सएप कॉल था उसके जो आईडी लगी हुई थी, किसी पुलिस अधिकारी की आईडी लगी हुई थी। हमें समझ नहीं आया कि इस तरह की कॉल हमारे पास आई, हमसे डिमांड की गई, हमने तो कंप्लेन किया। आप फंसे नहीं उस कॉल में, ये अच्छी बात है। आपने कुछ गवाया नहीं।
नहीं मैम। हाँ, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है तमाम लोगों के एक्सपीरियंस से कि आप क्या करें जो आप इससे बच पाएं, और वो जो लोग इसमें ट्रैप नहीं हुए उन्होंने समय रहते किस तरह से अपने दिमाग का उपयोग किया कि वो बचे और घबराए नहीं। डॉक्टर अरविंद ओटा हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक। एक बहुत बड़ा रोल उस वक्त में साइकोलॉजी का है डॉक्टर ओटा, क्योंकि जो भी आपके साथ ये ठगी कर रहे हैं वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और आपको ट्रैप करते हैं और आपको डराते हैं। मानसिकता उनकी और मानसिकता उस व्यक्ति की जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उससे घबराते हैं कि आप अंडर अरेस्ट हैं, अब आपके पास पुलिस आ रही है, आपके पैकेट में से ड्रग निकला है, आपने कुछ ऑर्डर किया है। तो उस वक्त जो मनस्थिति होती है, जो साइकोलॉजी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या कैसे हैंडल करना चाहिए इस तरह के हाई प्रेशर सिचुएशन को। हाँ नगमा जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। हर वीक हमें कुछ ना कुछ केस ऐसा देखने को मिलता ही है जिसको मेंटल हेल्थ इशूज़ और मानसिक समस्या होती है इस फाइनेंशियल स्कैम से रिलेटेड। हमें ये समझना है कि ये कैसे जाता है, कैसे हम किसी ठगी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ साइकोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स काम करते हैं, बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहला है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में होता ये है कि जो स्कैम जो हमारे साथ होता है, जो स्कैमर होते हैं वो सोशल मीडिया से या अलग अलग चैनल से हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब वो कॉल करेंगे तो अपनी अथॉरिटी प्रूफ करने के लिए कि मैं अथॉरिटी पर्सन हूँ, वो आपके आधार कार्ड का नंबर बताएंगे या पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, आप ऑफिस कब जाते हैं बताएंगे, मे बी हो सकता है वो बताएं कि आपका कभी पर्स खोया था क्या, मे बी आपने यहाँ ट्रैवल किया था क्या। जब हमें लगता है कि हाँ इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से मैच हो रहा है, तो हमें लगता है कि अगर इन्फॉर्मेशन मैच हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन देने वाला जो व्यक्ति है वो भी सही ही है। दैट मीन्स उसने अपनी एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर ली। जब अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है, जब उनको लगता है कि हाँ अब अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो गई है, तो वो फिर हमें आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, हमें ऑर्डर देना स्टार्ट करते हैं और हम उस ऑर्डर पे रिस्पॉन्स करते हैं। ऑर्डर हम जब भी रिस्पॉन्स करते हैं उसके पीछे का मेन रीजन होता है फियर, हमारा डर, और हमें सहयोग करते हुए दिखने की चाह। हमारे लिए उसने तो अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर दी कि हाँ मैं पुलिस हूँ या मैं इस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। उसके बाद वो एक डर दिखाते हुए, क्योंकि हमने मान लिया है कि हाँ मेरा पैन कार्ड यहाँ यूज हो सकता है, मे बी राइट मेरा डॉक्यूमेंट खोया था, मैंने किसी को दिया था, तो उस फियर की वजह से हम चाहते हैं कि हम सहयोग करते हुए दिखें। तो बिगिनिंग में क्या होगा, वो आपको बोलेंगे कि आप लाइट बहुत ज़्यादा है कैमरे की, रूम की, उसको कम कीजिए, पीछे कर्टन है उसको ऑफ कीजिए, मे बी आप राइट थोड़ा चल के दिखाइए, मे बी कोई छोटा छोटा। जब उसको लगेगा कि हाँ अब मेरे छोटे छोटे एक्टिविटीज मैं इससे करवा पा रहा हूँ, तो वो फिर लार्जर टास्क देना स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से राइट एक तरीके से स्कैम होने के पीछे की साइकोलॉजी ये है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे जिनके साथ कि ये हुआ, और यहाँ पे भी हम सब लोगों के साथ कभी ना कभी इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं। तो उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे उस सिचुएशन में शांत होना है, घबराना नहीं है, इसके लिए कुछ टिप शेयर करेंगे? राइट हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ एक नहीं कभी कभी मल्टीपल टाइम एक ही इंडिविजुअल के साथ हो चुका होता है ठगी। ये सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की बात नहीं है, किसी और भी तरीके से ठगी हो सकता है। आज के टाइम साइकोलॉजिस्ट की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ भी हो गई है कि अगर किसी के साथ फाइनेंशियल राइट कुछ स्कैम हुआ है तो हम उनको थोड़ा बताएं कि कैसे बच सकते हैं इससे। तो हम उन लोगों को एक सलाह देते हैं, अगर कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी ने भी आपको अगर कॉल किया है, वो हो सकता है आज के टाइम तो सिर्फ वॉइस क्लोन होने लग गए हैं कि अभी तो सिर्फ हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपके पास कॉल आए जो आपके फैमिली मेंबर का हो, उनकी आवाज में कॉल आए, हो सकता है 1 साल के बाद आपके पास वीडियो कॉल आए जिनमें वो दिखें। तो परिस्थिति कुछ भी हो, आपको कॉल करने वाला आपका नोन है, आप उनको जानते हैं, तभी भी जब भी फाइनेंस इन्वॉल्व हो, आप 3 काम कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने अगर इनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो क्या होगा, अगर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा। यूजुअली हम यही दोनों फॉलो करते हैं, बट तीसरा हम भूल जाते हैं। आज से हम ये गांठ बना ले कि अगर कोई ऐसा फाइनेंस रिलेटेड कॉल है तो तीसरा भी हमें देखना है कि अगर ये स्कैम निकला तो क्या होगा। चाहे सामने वाला, मैं जानता हूं इसकी आवाज को, मे बी सामने वाला मे बी अथॉरिटी हो, और मे बी जो दिख रहा है उसको भी मैं जानता हूं, फिर भी राइट हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए एक सजेशन है कि आप अपने दोस्त से, अगर उसने कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड हेल्प मांगी है या कुछ फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी इन्वॉल्व है, आप कुछ ना कुछ राइट उनसे रैंडम क्वेश्चंस कीजिए
अगर मान लेते हैं, ये तो डिजिटल अरेस्ट का हमने पहले डिस्कस किया, अगर किसी दूसरे तरीके की भी ठगी हो जहां फाइनेंस इन्वॉल्व हो, आप ये 3 क्वेश्चन खुद से कीजिए, तो हो सकता है आपका जो माइंड है वो सिर्फ मैंने तो मतलब नहीं किया तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त थोड़ा शांत होइए, थोड़ा सा सोचिए, सवाल कुछ कीजिए, ऑर्डर फॉलो करने के बजाय। अब आप पवन दुग्गल जी इस पे क्या सलाह देंगे लोगों को? इतने सारे लोग हैं, भुक्तभोगी हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लोगों के गायब हो रहे हैं। मेरी सलाह होगी कि एक बार आपकी जेब से पैसा गया तो वापस नहीं आने वाला। आप एड़ी चोड़ी का जोर लगा देंगे लेकिन होगा कुछ नहीं, तो कोशिश करें पैसा दें ही ना। दूसरी बात, सरकार या पुलिस अधिकारी कभी भी ऑफिशियली आपसे ऑनलाइन पैसा या घूस नहीं लेगा। तो जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे आप पैसे दीजिए केस बंद करने के लिए, तो आपको पहला वेकअप कॉल हो जाना चाहिए कि साहब ये तो गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स खुद छोड़ रहा है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये तो अभी हो रहा है और हर बार जब आप स्मार्ट होते हैं तो वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट पहले नहीं हो रहा था, अब ये डिजिटल अरेस्ट होने लगा, इसमें लोग ट्रैप हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि आगे AI के जरिए ये भी हो सकता है कि आपके जानने वाले कोई हो वहाँ पर दिखाई दे जाए आपके, तो इस तरह की सिचुएशन जो है अभी, उससे क्या हम तैयार हैं कानूनन लड़ने के लिए? हम बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसका कारण ये है कि भारत के पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम के संबंधित कोई कानून नहीं है, और जो भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है वो इस प्रकार के कानून पर टिप्पणी नहीं डालती। लेकिन साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी अराइव कर चुका है। हमारे क्लाइंट्स को करीबन 15 लाख रुपए खोने पड़े, क्योंकि उन्होंने उनकी बच्ची की आवाज़ में क्लोन करके आवाज़ सुना दी कि हमने आपकी बच्ची को किडनैप कर लिया है, अगर आपने उसको वापस चाहना है तो 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। विक्रम सिंह जी, ये तमाम पुलिस के नाम पे, ED CBI के नाम पे हो रहा है। पुलिस, ED CBI, इन लोगों को भी एक मुहिम छेड़नी होगी कि इनके नाम पर ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ऑनलाइन। लोगों को समझ नहीं है इस बात की कि पुलिस वाले हैं या नहीं है। कई बार बहुत जाने माने अफसर की फ़ोटो लगा देते हैं, आवाज़ को बदल के बोलते हैं। तो पुलिस की तरफ से इसको सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है। बेशक नगमा जी, शिक्षा और शिक्षा, मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूँ, लोगों को कह दें जैसा कि डॉक्टर पवन दुग्गल साहब ने कहा है, एक दफ़ा पैसा गया तो लौट के नहीं आएगा। अननोन लोगों से बात करने की ज़रूरत क्या है? लड़के विशेषकर मैं आप लोगों को परामर्श दूंगा, अननोन कॉल लेने की न करें। कोई उधर से कोई आपको आपके इच्छाओं की पूर्ति उधर से नहीं होगी अननोन कॉल। दूसरी चीज़, ये जो डिजिटल कॉल्स आते हैं बिल्कुल फ्रॉड है, 99% कर दीजिए, आप लीजिए ही मत अननोन कॉल्स। आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि मान लीजिए पता नहीं कहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ जाए, मत लीजिए। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आना होगा वो दोबारा तिबारा चौबारा करेंगे। आप कहेंगे यही नसीहत कि फोन मत लीजिए फालतू, अगर आपके पास वो नंबर्स नहीं। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि पुलिस, ED CBI इन लोगों के जरिए भी सतर्कता, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। अगर आप गौर करें, कि हमारी तरफ से इस तरीके की कोई जो है पहल नहीं की जाती है। डिजिटल अरेस्ट कोई नाम की चीज़ कोई होती नहीं हमारे कानून में, हम कभी भी इस तरीके की हरकतें करते नहीं, हमारे कानून में इसका कोई प्राविधान नहीं है। डॉक्टर पवन दुग्गल ने बड़ी अच्छी बात कही, एक तो रिश्वत और वो भी ऑनलाइन रिश्वत। ऑनलाइन तो आपसे कोई रिश्वत मांगेगा नहीं। जिस तरह से सुरभि, ये टेलीकॉम कंपनीज की जिम्मेदारी तो है, स्पैम कॉल्स आते हैं, वो अपने रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं। ये स्पैम नहीं है, स्पैम भी तो है। स्पैम आपको अलग तरीके से फ्रॉड करेगा। ये बहुत स्पैम का मतलब होता है आपको बॉम्बार्ड कर दिया, 1000 लोगों ने एक नीतिबद्ध तरीकों से। टर्की, पाकिस्तान और तमाम जगहों से कॉल आ रहे हैं, उसके लिए तो जिम्मेदारी है कि नहीं? वहाँ उन्होंने ना ट्रेसेबिलिटी करी है, और वहाँ उनका मेन मुद्दा यह है कि जो डिजिटल डेटा आपका इकट्ठा कर रहे हैं वो इस्तेमाल कौन कर रहा है। एक बात और पूछ लूं, हम सब लोगों के पास ये कॉल्स आए हैं कि आपका बेटा, उनको ये भी नहीं पता होता, बेटा बेटी जो भी है पुलिस थाने में है, आपको उसका नाम ये है, आप आ जाएं यहाँ पर बचाने। और ये कॉल्स जो आ रहे हैं ये पाकिस्तान से आ रहे हैं। जब आप ये नंबर देते हैं तो ये कहते हैं, बट पुलिस उसको, जब ये पता है ये ओपन में पुलिस या टेलीकॉम कंपनियां ये रोक नहीं, ये इंटरनेट से आ रहे हैं। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा तो आपको ये पता चला ये कम से कम 18 कंट्री से रूट होके जहां का आपको नंबर दिख रहा है वो वहां का है। अब मेरा ये सवाल है कि इसको रोकने के लिए कब टेलीकॉम कंपनियां नहीं तो कौन कर सकता है? कैसे अलाउ कर सकते हैं हम इतना ज़्यादा? ये टेलीकॉम कंपनीज की जिम्मेवारी बहुत लिमिटेड है। वो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपकी बात नहीं सुन सकते, आपके कॉल्स जो आते हैं वो रोक नहीं सकते। तो
तो वो उनकी जिम्मेवारी है। जो कॉल आ रही है कर सकते हैं कि स्पैम्स को कम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि जो ये सिम कार्ड जो बांट रहे हैं आंख बंद करके, जो नकली कागज, वो अच्छी तरह से चेक करें। आजकल वो अंगूठा लगा के देते हैं और आधार से लिंक हो जाता है ऑनलाइन, तो वो अच्छा शुरुआत है, पर उसके बावजूद भी ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाली थी 6 जुलाई 2017 की। वो कहता है अगर आपके साथ अनावश्यक ट्रांजैक्शन होती है और आप पहले 72 घंटे में रिपोर्ट करते हैं तो सारे पैसे आपको वापस देने की जिम्मेवारी बैंक की है। लेकिन जब आप डिजिटल अरेस्ट करते हैं, आपकी अनावश्यक ट्रांजैक्शन नहीं होती, आप खुद स्वेच्छा से अपने अनुसार पैसा देते हैं। एक बार आपने पैसा दे दिए, किसी कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि पैसा आपको वापस मिल सके। हाँ, अगर आप लकी हो गए, जाता है कई दफा कई लोगों के, जैसे हाल में ये मामला हुआ था एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ओसवाल, उनके पैसे जो हैं वो वापस मिले थे, पर चूंकि तो 80% बहुत बड़ी बात है क्योंकि काफी पैसे थे और वो चूंकि बड़े आदमी थे तो पैसे मिल गए, पर लोगों के मिलते नहीं। इसलिए पैसे मिले, आम आदमी से पूछिए किस आदमी से कितने पैसे मिले, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता जी, कहीं नहीं पैसा मिलता है। मैं इसलिए वापस आना चाहती हूँ कि क्योंकि आपका पैसा है, आपको बहुत सतर्क, बहुत ज्यादा सावधान, जैसे हम टीवी शोज में, तो आप जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल पे ऑपरेट करें किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। 100%। एक सवाल पीछे से, आपके पास कोई सवाल है आप में से किसी के पास? हाँ, मेरा नाम मयंक है और एक प्रैक्टिकल एडवाइस जो मैं शेयर करना चाहूँगा अपने एक इंसिडेंट से रिलेटेड, वो ये है कि हम कहीं भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स एट्सेट्रा, मार्केट्स जाते हैं, आप देखते हैं ना बहुत सारे लोग वो स्कूटी पे, बाइक पे वो सिम बेचते रहते हैं एंड हम बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अपना सिम पोर्ट करवा लीजिए, हम आपको 3 महीने का प्लान देंगे। मैं खुश हो रहा हूँ कि यार 800 रुपये का प्लान फ्री में मिल रहा है, सिम मिल रहा है, 5G डेटा अनलिमिटेड। एंड ये मेरे साथ हुआ, मैंने अपना सिम पोर्ट करवाया। व्हाट दे एक्चुअली डू, वो क्या करते हैं कि आपसे फिंगरप्रिंट लगवाएंगे एंड वो फिर उसको सिम आपका जनरेट कर लेंगे, बट दिल से वो सॉरी हो नहीं पाया, फिर एक और बार करवाएंगे, अगेन सॉरी हो नहीं पाया। उसने बैकग्राउंड में मेरे 2 सिम जनरेट कर लिए मेरे आईडी से, वो थर्ड सिम जब जनरेट करेगा, वो थर्ड सिम जनरेट करके मुझे दे देगा। बाकी 2 सिम जो है वो ब्लैक मार्केट में बेचते हैं और वही सिम से फिर स्कैम्स होते हैं। करेक्ट जी। एक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जो मैंने भी यूज़ की, टास्कॉप, जिसे सब जानते हैं। उस वेबसाइट पे आज के आज जो भी देख रहे हैं सब जाइए, आप चेक कीजिए कि आपके आधार कार्ड से कितने आईडी कार्ड से कितने सिम कार्ड्स इशूड हैं एंड आप देख सकते हैं, आप उसे खुद ब्लॉक कर सकते हैं, आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी। टास्कॉप की वेबसाइट पे जाके आप ब्लॉक कीजिए और इससे बचिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी कि ये करें ताकि तमाम लोग इससे बच सकें। अगर किसी के पास कोई और एक्सपीरियंस है साझा करेंगे तो बताइए जी। हाँ. पर I have a guideline that I think we should work on. That you follow. In terms of law implementation or what I'd like to see be implemented in terms of law. Yeah. I think a very important question is when we talk about justice, जितना victim को restoration होना चाहिए उतना ही punishment perpetrator को भी मिलना चाहिए. But since at this point it's a very complex web in which they operate, we're not very sure of who the perpetrator is, where they come from, where they and how they operate. I'm so sorry. And how they operate. I think it's very important that we set हम एक गाइडलाइन बनाए, हम एक तरीका निकाले जिससे हम न्याय कर पाएं एक सही तरीके से। To your question, I would say that is the financial trail. We have not worked on the financial trail. If the money goes, it does not go into vacuum. बेटा वो हवा में थोड़ी जाता है, किसी न किसी बैंक से किसी न किसी बैंक को जाता होगा। हमारे अंदर वो, जैसे पवन डुग्गल साहब ने बड़ी परिमार्जित भाषा में कहा, हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ कर रहे हैं कि हमारा भी कोई निहित स्वार्थ है, हमारा कोई हिस्सा तो नहीं है। 2000 करोड़ रुपए का ये जो आपका जो स्कैम है, ये 4 महीने में 2000 करोड़ का 1-2 रुपए का नहीं है। और क्या हम बरामद अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी सलाहियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। पहले कहीं से अगर जा रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके वापस तक तो ले आ सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। अगर कहीं से जा रहा है तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए, वापस भी आना चाहिए, कहाँ जा रहा है वो और वो क्यों नहीं ट्रैप हो रहा है। उसके लिए नेसेसरी है कि हम कुछ ठोस कदम उठाएं, कानून का संशोधन करें। स्पेसिफिकली ये जो नए उभरते जो साइबर अरेस्ट हैं, डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड्स को कानून के दायरे में लेकर आएँ। दूसरी बात, इफेक्टिवली कानून को इन्फोर्स करें। तीसरी बात, जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, सेक्शन 21W भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में कानून कहता है कि आप ड्यू डिलिजेंस करें। अब आप वही नहीं कह सकते, पल्ला नहीं झाड़ सकते कि साहब मेरे नेटवर्क पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। सॉरी, आपकी जिम्मेवारी है, उसके लिए जिम्मेवारी परिभाषित करना जरूरी है। कह देना कि साहब मेरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। जब इतने 1000 करोड़ रुपए जा रहे हैं तो आपका दायित्व, आपकी अकाउंटेबिलिटी और आपका आंसरिंग जो है भारतीय जनता को है, उसको हमें तो वो अकाउंटेबिलिटी तो जरूरी है, ये हाथ नहीं झाड़ा जा सकता है। ये ऑफेंस बेलेबल नहीं होना चाहिए। आपने जैसे ही ट्रैक भी किया, रोमांस स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों का भरोसा टूट रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं आप डिजिटल आइए, आप जैसे ही आपने अरेस्ट किया वो अगले दिन बेल पे बाहर होते हैं।
और उसके बाद वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे होते हैं। सेकंड नगमा बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून में संशोधन जहां ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो, नॉन बेलेबल हो। और तीसरा जो हमारी FSL लेबोरेटरीज हैं वो इस वक्त इतना चरमरा गई हैं लोड के साथ, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। जब क्राइम्स रिपोर्ट हो, जितनी जल्दी हम उससे रिवर्स इंजीनियर एविडेंस की कस्टडी लेंगे, जितना जल्दी, जब आप डेटा मांगते हैं तो उसमें समय लगता है, तो ये प्रोसेसेस हमें सुधारने की नेचर ऑफ क्राइम है वही बदल गया है। अब आप देखिए कि क्राइम जो है वो ऑनलाइन कितना ज़्यादा हो रहा है। रियल वर्ल्ड का जो क्राइम है वो अपनी जगह पर है, पर उसका जो नेचर है बदल गया, स्वरूप बदल गया है, तो कानून के भी बदलाव की ज़रूरत है। आप इसमें जोड़ना चाहेंगे अनिल जी? इसमें आप जो सारे कह रहे हैं रिवर्स ट्रेसेबिलिटी ज़रूरी है, वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है उस आदमी को, और उसकी प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ 2 साल के लिए फ़ोन काट दिए या उसके टेलीकॉम रिसोर्सेज बंद कर दीजिए, तो और नया टेलीकॉम रिसोर्स ले लेगा, और नया सिम ले लेगा, और नया चीज़ें ले लेंगे। बहुत ज़रूरी है कि उस आदमी को क्या सज़ा मिली। सज़ा कोई भी नहीं है, ज़ीरो नहीं, सिर्फ प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि कानून में कवर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र बन चुका है, सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। दूसरी बात, बहुत कई हजारों लाखों भारतवासियों ने अभी भी डिजिटल अरेस्ट का, डिजिटल फ्रॉड का शिकार बनना है। तो कहीं ना कहीं आप जागरूकता फैलाएंगे, जब तक आप वो फैलाएंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तभी आपके जैसे प्रोग्राम्स अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपकी जैसे चैनल जो ये फिलहाल एक कार्यक्रम कर रही है, मुहिम कर रही है, मुझे लगता है एग्जाम्पलरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप उन आम लोगों को बता रहे हैं कि साहब डरने की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आपकी ढाल भी है, आपकी सुरक्षा भी है, प्रोवाइडेड आप उसका सही इस्तेमाल करें। रामपुरी तलवार है, कोशिश करिए डबल एज स्वॉर्ड आपको नुकसान न दे जाए। एक और सुझाव है, जैसे दुनिया में सेक्सुअल ऑफेंडर्स बहुत सारी कंट्री में एक सेंट्रल रजिस्ट्री है, तो जिन ऑफेंडर्स के नाम, ट्रेसेबिलिटी, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक आपके पास हैं, तो बहुत आसान होगा कि एक साझा सूची हो जहां किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनके क्या कानूनी प्रावधान हैं। और दूसरा, जब जितना हम मुहिम चलाते हैं डिजिटल होने के लिए, उतना ही हमें साक्षरता, लिटरेसी की भी मुहिम चलानी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम लोग ऑनलाइन हैं, डिजिटल हैं, लेकिन आप कैसे उससे बचें, सावधान कैसे रहें। जी, सेंट्रल राइट्स एक्टिविस्ट ना, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़, इस चीज़ को अपोज किया है। गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि एक सेंट्रलाइज डाटा जो जिनको सज़ा हो चुकी है उनका एक कॉमन बेस बनाएं। वो काफ़ी उन्होंने अलग अलग पूरा स्वरूप बदल रहा है, क्राइम का जो नेचर है वो बदल रहा है, तो चीज़ों को बदलना पड़ेगा। और जैसा पवन दुग्गल जी कह रहे हैं कि अभी तो सज़ा है ही नहीं, लोग अगर आप एंड तक पहुंच भी जाएं तो उसमें मैक्सिमम सजा क्या होती है? कैटफिशिंग को हमें समझना पड़ेगा। वो कहते हैं जब तक आपका पैसा नहीं लिया गया, अगर ट्रॉमा भी हुआ है या आपको तो उसको भी सजा अंधेरे 10-10 साल लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि आप एक उनके साथ एक रिलेशनशिप में है, पर क्योंकि पैसे का एक्सचेंज उन्होंने, तो हमें ये समझना पड़ेगा जैसे इंटरनेट की स्थिति, उसकी स्पीड, उनका गंतव्य बदल रहा है, उसी तरह जिस तरह के ट्रॉमाज है या जिस तरह का हैरेसमेंट है वो कॉग्निजेबल हमें ऑफेंस बनाना। नगमा जी, पूरा मैग्नीट्यूड में समझाना चाहूँगा। 150 साल की डकैती, उसका पूरा टर्नओवर 100 करोड़, और ये जो डिजिटल अरेस्ट का टर्नओवर ये 2000 करोड़ 4 महीने का। आप समझ सकती हैं कि कितना मैग्नीट्यूड टर्नओवर ये तथाकथित डिजिटल अरेस्ट का। यहाँ आपके बच्चे बैठे हैं, तमाम युवा हैं। एक और फ्रॉड, 10 तरह के फ्रॉड होते हैं, और एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो बच्चों को आजकल इंस्टेयर कर रहा है, डेटिंग ऐप फ्रॉड। मैं यही भी अपनी बात को ख़त्म करूँगा, आपको सब समझ रहे हैं क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं समझ करके। डेटिंग ऐप से दूर रहें और अल्टीमेटली कोशिश करें कि साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। अपनी सुरक्षा अपने अपने हाथों में है। आप एक बार आप विक्टिम हो गए और चिड़िया चुग गई खेत, फिर आप रोने से कुछ फर्क होने नहीं वाला। तो जितनी जल्दी आप साइबर ड्यू डिलिजेंस, साइबर हाइजीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और कहीं ना कहीं अब वो एक नया युग आ गया है जब हम न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर में घुस चुके हैं। आज वो समय आ गया है कि हम सबको अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिस्ट्रस्ट की भावना को जागृत करना है। अफसोस है, लेकिन ये करना पड़ेगा। उस पर तब तक विश्वास नहीं करना जब तक आप इंडिपेंडेंटली उसकी ऑथेंटिसिटी तो भरोसा करने का दौर चला गया है। मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, ये जो शब्द हैं अपने जहन में बिठा लिए। कोई भी कहीं भी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए तुला हुआ है। अगर आप ऑनलाइन हैं, डिजिटल इस्तेमाल जैसे हम सब लोग करते हैं, तो सावधान रहें। कहीं कोई लेन देन के लिए अगर आपको कह रहा है तो वो आप बहुत सोच समझ कर करें। और डिजिटली, मैं फिर दोहरा रही हूँ, डिजिटली यानी कि ऑनलाइन आपको अरेस्ट कोई नहीं कर सकता।
पुलिस वाले सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे अभी बताया विक्रम सिंह जी ने कि कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी हिंदुस्तान में जहाँ आपको ऑनलाइन आके, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, वो आपको अरेस्ट कर लेगी, कहेगी कि अब आप गिरफ्तार हो चुके हैं और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। तो अगली बार अगर आपके पास कॉल आए तो आप सावधान रहें और उस आदेश को बिल्कुल नहीं माने। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। हमारा मकसद यही है कि हम जागरूकता फैलाएं। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आज इसके बारे में समझ में आया होगा कि क्या होता है डिजिटल अरेस्ट और कैसे इससे बचें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।